स्वागत है साथियों, एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ होमवर्क सीरीज के माध्यम से डिस्कशन करवाया जाता है और डिस्कशन के लास्ट में आप लोग के लिए क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो कल का क्वेश्चन था, कोशिका के तरल पदार्थ प्रोटोप्लाज्म का शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था। कोशिका के तरल पदार्थ प्रोटोप्लाज्म का शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था, तो इसका आंसर था पुरकिंजे। और जैसा कि ग्रुप का नियम है कि आंसर देने वाले साथियों का नाम लिया जाता है, तो आज पहले स्थान पे जो जवाब आया है लाइफ गोल जी, ये अपना नाम नहीं लिखे हैं। दूसरे स्थान पे राकेश यादव जी का जवाब आया और तीसरे स्थान पे अंकित जी का जवाब आया है, अंकित कुमार जी का। तो इन साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे डिस्कशन तक से लास्ट तक बने रहते हैं। तो आज का जो होमवर्क सीरीज है आज के करंट अफेयर से स्टार्ट किया जा रहा है। तो बताइएगा, हाल ही में कुनमिंग त्रिपक्षीय बैठक किस किस देश के मध्य हुई, संपन्न हुई? चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मध्य संपन्न हुई है कुनमिंग त्रिपक्षीय बैठक। बताइएगा, हाल ही में भारत का पहला एआई संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया है? दिल्ली में लॉन्च किया गया है। बताइएगा, हाल ही में भारत में दूसरी एशिया स्क्वैश डबल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था? मलेशिया के कुआलालंपुर में किया गया था। बताइए, मलेशिया की मुद्रा क्या है? रिंगिट मलेशिया की मुद्रा हो जाएगी, सही जवाब है। बताइएगा, हाल ही में बनका चेरला परियोजना के कारण किसके बीच नवीनतम जल विवाद उत्पन्न हो गया है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया है बनका चेरला परियोजना के कारण। बताइएगा, हाल ही में भारत ने किस राज्य से कतर और यूएई को गुलाब की खुशबू वाली लीची का पहली बार निर्यात प्रारंभ किया है? पंजाब का। और बिहार की कौन सी लीची प्रसिद्ध है? शाही लीची प्रसिद्ध हो जाएगी, सही जवाब। बताइएगा, हाल ही में 8 एफपीवी में से पहला एफपीवी आदम्या भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ शामिल किया है? गोवा में शामिल किया है। बताइएगा, पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? गोवा हो जाएगा, सही जवाब पहला मिजोरम और तीसरा त्रिपुरा हो जाएगा। और त्रिपुरा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? मानिक शॉ हैं। बताइएगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस 2025 का कब आयोजन किया गया? 27 जून को आयोजन किया गया है। बताइएगा, हाल ही में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? जू जी यागी को किया गया, जू जी यागी को। बताइएगा, हाल ही में पहली बार दुर्लभ एल्बिनो सूरजमुखी गिलहरी कहाँ देखी गई है? राजस्थान में देखी गई। और पल्लास बिल्ली कहाँ पाई जाती है जो विलुप्त थी? हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है पल्लास बिल्ली। बताइएगा, हाल ही में 1 माह तक चलने वाले लोक नृत्य बोनालू कहाँ प्रारंभ किया गया है? तेलंगाना में प्रारंभ किया गया है, सही जवाब है। तो आज का जो करंट अफेयर्स बनने वाला था वो यहीं पे समाप्त हो गया। अब आगे की कड़ी में स्पार्क का जो वन लाइनर आप लोग को होमवर्क के माध्यम से दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा, किसके द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और अत्यधिक छोटा होता है? उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और छोटा होता है। बताइएगा, विदेशी निवेश क्या कहलाता है? बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश होगा। बताइए, प्रथम टीका किसके द्वारा विकसित किया गया था? एडवर्ड जेनर के द्वारा विकसित किया गया था। बताइए, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको प्रस्तुत करता है? सभापति को करता है। बताइए, 26 नवंबर किस रूप से मनाया जाता है? राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताइए, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में जो वन है वो किस वन के उदाहरण है? मैंग्रोव वन के उदाहरण हो जाएंगे। बताइएगा, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। बताइए, उपराष्ट्रपति किस सभा के अध्यक्ष होते हैं? राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। बताइए, राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु सीमा वर्ष कितनी होती है? 30 वर्ष हो जाएगी, सही जवाब है 30 वर्ष हो जाएगा। बताइएगा, वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली कौन सी विकिरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है? परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। बताइएगा, मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिनों का काम दिया जाता है? 100 दिनों का काम दिया जाता है। अगर काम ना मिले तो उसको बेरोजगारी भत्ता भी देती है।
बताइएगा विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? अमेरिका में लागू हुआ था। बताइएगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी होती है? मीथेन गैस हो जाएगा। मीथेन गैस का सूत्र क्या हो जाएगा? CH4 हो जाएगा। बताइएगा अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को किस दिहांग के नाम से जाना जाता है? बताइए भारत का वाटरमैन के नाम से कौन जाने जाता है? राजेंद्र सिंह। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला हो जाएंगे। बताइएगा एक अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव रूप में मिलती है क्या कहलाती है? ब्रोमीन हो जाएगी। और धातु में पारा हो जाएगा। बताइएगा कौन सी पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने में उपयोग आती है? तेंदू की पत्तियां बीड़ी बनाने में उपयुक्त की जाती है। बताइए किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है? ज्वेलरी के लिए हॉलमार्क का प्रयोग किया जाता है। बताइए शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का हो जाएगा। बताइए किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है? मानसिंह मेघालय में दर्ज की जाती है। बताइए उस एजेंसी का नाम जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है क्या कहलाते हैं? भारतीय खाद्यान्न निगम FCI हो जाएगा। बताइएगा मेरू रज्जु को सुरक्षा किसके द्वारा प्रदान की जाती है? कशेरुकी दंड के द्वारा। बताइए भारतमाला कविता के रचनाकार कौन थे? सुकुमार कवि। इनको कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है सुकुमार कवि। बताइएगा मैं नीर भरी दुख की बदली कविता महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह में संग्रहित है? यामा में संग्रहित है। बताइएगा भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन होता है? महान्यायवादी। और महान्यायवादी का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? 76 में हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से और कहां के मुंबई और ठाणे के मध्य चली थी? कब चली थी? 1853 में चली थी। और कितनी किलोमीटर? 34 किलोमीटर। बताइए पद्म श्री रामचंद्र मांझी किसके लिए प्रसिद्ध थे? लोक नृत्य से संबंधित हो जाएंगे। बताइएगा उत्तर भारत का कौन सा नृत्य प्रचलित है? कथक हो जाएगा। बताइएगा जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है? पूर्णिया में स्थित हो जाएगा। सही जवाब है पूर्णिया में जलालगढ़। बताइए भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करती है? RBI के द्वारा जारी की जाती है। RBI की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। बताइएगा सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है? समानता दर्शाता बिना भेदभाव के। बताइएगा प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसके द्वारा की? मोहम्मद इकबाल के द्वारा की गई थी। बताइए किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है? संगठित क्षेत्र में मिलती है। किस क्षेत्र में मिलती है? संगठित क्षेत्र में। बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? जिप्सम से। और कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है जिप्सम के द्वारा। बताइएगा हमारी नींद कविता के कवि कौन है? वीरेंद्र डांगवाल हो जाएंगे। बताइएगा सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चटपटापन किस परिघटना के कारण दिखाई पड़ता है? अपवर्तन के कारण दिखाई पड़ता है। बताइएगा आकाश का रंग नीला किसके कारण? किरणन के कारण दिखाई पड़ता है। बताइए पानी में कोई भी चीज उभरी हुई क्यों दिखाई पड़ती है? अपवर्तन के कारण ही दिखाई पड़ती है। बताइएगा किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या घटती है? अर्धचालक का तापमान बढ़ाने पर उसकी चालकता घटती है। प्रतिरोधकता घटती है। सॉरी प्रतिरोधकता घटती है। बताइए 1709 ईस्वी में टीपू सुल्तान गलत दे दिया। 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था? कृष्ण राजा तृतीय को बनाया गया। बताइएगा मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? राजा कुलशेखर पांडियन के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? राजा कुलशेखर पांडियन के द्वारा। बताइएगा क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट हो जाएगा क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम। बताइएगा प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची में वर्णित है? चौथी अनुसूची में वर्णित है। बताइए जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष हुई थी? 13 अप्रैल 1919। बताइएगा बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब निर्मित हुआ था? 1971 में निर्मित हुआ था। बताइए कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? माइलीज हो जाएगा। और बताइए मानव शरीर का कौन सा ग्रंथि है जो मिश्रित ग्रंथि कहलाती है? अग्नाशय, जिससे हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित होते हैं। बताइएगा हमारे देश में कौन सी धान की अर्धवामन और उच्च उत्पादक वाली किस्म पाई जाती है? जया पाई जाती है। बताइएगा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? बेरमपुर में स्थित हो जाएगा। बताइएगा दूध को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हो जाएगा। बताइए कौन सा आनुवांशिकता रूपांतरित खाद्य पदार्थ पादप है?
सुनहरा धान हो जाएगा, सुनहरा धान। बताइए मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई सिटी में हो जाएगा, एसटी में, मुंबई एसटी। बताइए आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया नामक रोग होता है। एनीमिया को हिंदी में क्या कहते हैं? रक्तता का, और रक्तता कहा जाता है। बताइएगा भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे बना है? सतलुज नदी पे भाखड़ा नांगल बांध बना। बताइए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस ले लिया था? फरवरी 1922 में लिए थे। 5 फरवरी 1922 को चौरी घटना हुई थी, उसके बाद 11 फरवरी 1922 को वापस ले लिए थे। बताइएगा नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो आज का जो स्पार्क पब्लिकेशन का वन लाइनर था वो समाप्त कर दिया गया। अब आगे की कड़ी में स्पीड ई का सामान्य अध्ययन स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय क्या है? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन हो जाएगा पद्धति। बताइएगा 1882 ईस्वी में सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा दिया गया था। और बताइएगा स्थानीय स्वशासन का जनक किनको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को ही कहा जाता है। बताइएगा स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसके द्वारा कहा गया था? लॉर्ड ब्राइस के द्वारा कहा गया था, लॉर्ड ब्राइस के द्वारा। बताइए भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? रूस से प्रेरित हो जाएगी। बताइएगा पंचायती राज किस पर आधारित होता है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पे आधारित होता है। बताइएगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? बलवंत राय मेहता के द्वारा दिया गया था। बलवंत राय मेहता समिति कब आई थी? 1957 में पंचायती राज से संबंधित हो जाएंगी। बताइएगा भारत में ग्रामीण जनता के स्तर में वृद्धि के लिए किस समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? के.एम. मुंशी समिति हो जाएगा। किस समिति से? के.एम. मुंशी समिति के प्रयास से। बताइएगा इस पंचायती राज कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी। बताइए भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किनको कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को ही कहा जाता है। बताइएगा पंचायती राज किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय हो जाएगा। बताइएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख है? भाग 4 में उल्लेखित है। बताइएगा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कौन से संविधान संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ था? 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत प्राप्त हुआ था। और नगर पालिका को 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत प्राप्त हुआ था। बताइएगा संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? एल.एम. सिंघवी समिति के द्वारा की गई थी। बताइएगा 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा किस सरकार के तहत संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 तथा 11वीं सूची के तहत पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी? नरसिम्हन राव सरकार के द्वारा किया गया था। बताइएगा 11वीं अनुसूची के में कुल कितने विषयों का उल्लेख है? 29 विषयों का उल्लेख हो जाएगा। बताइएगा भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कितनी स्तरीय थी? त्रिस्तरीय थी। और ये कब लागू हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुई थी। और कहाँ से लागू हुई थी? राजस्थान के नागौर से लागू हुई थी। बताइएगा पंचायती राज व्यवस्था को लागू होने वाला दूसरा राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और यहाँ कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1959 को हो जाएगा। 2 अक्टूबर को राजस्थान में, 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में। बताइएगा पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। बताइएगा पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था? मई 2004 में हुआ था। बताइएगा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब घोषित किया गया था पहली बार? 24 अप्रैल 2010 को घोषित किया गया था। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। बताइएगा 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायत चुनाव कराने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश हो जाएगा। बताइए वर्तमान में भारत में पंचायती राज व्यवस्था की संरचना कितनी स्तरीय है? त्रिस्तरीय हो जाएगी। बताइएगा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता के द्वारा की गई थी। बताइएगा पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। बताइएगा पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए। बताइएगा पंचायत भंग होने पर पुनः निर्वाचन कितने माह के अंदर होना चाहिए? 6 माह के अंदर होना चाहिए। बताइएगा पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान का प्रावधान है या नहीं है? है। बताइएगा पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ग्राम सभा होती है। बताइएगा मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होनी चाहिए। बताइएगा पंचायती
ग्राम पंचायत का चुनाव किसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है? सरकार द्वारा। ग्राम सभा के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। बताइएगा ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? मुखिया हो जाएगा। और सरकारी पदाधिकारी जो प्रमुख होता है ग्राम सेवक हो जाएगा। कौन होगा? ग्राम सेवक। बताइए ग्राम सभा का बैठक कौन बुलाता है? सरपंच के माध्यम से बुलाया जाता है। बताइएगा सरपंच हेतु जमानत राशि कितने रुपए तय की गई? 200 रुपए तय की गई है। और यह जमानत राशि क्या होती है? एक तरह की यानी कि प्रबंधन में रखा जाता है कि अगर उतना वोट ना प्राप्त हो तो वह जब्त हो जाएगी। जमानत राशि जब्त होता है, आदमी नहीं। हाँ बताइएगा पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? 33% आरक्षण का प्रावधान है। बताइएगा सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार पंचायत निकायों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया? कब से किया गया? 2006 से। बताइए ग्राम पंचायतों में सदस्यों की संख्या कितना अधिकतम कितनी हो सकती है? 10 या 20 हो सकती है। 20 हो सकती है। बताइए ग्राम पंचायत का गठन कितने से अधिक आबादी वाले गांव में किया जाता है? 1000 से अधिक आबादी वाले गांव में किया जाता है। बताइए पंचायत समिति का गठन ब्लॉक स्तर पर होता है जो एक क्या है? प्रशासनिक प्राधिकरण हो जाएगा। बताइएगा ग्राम पंचायत एवं जिला के मध्यम संपर्क स्थापित करने कौन सी समिति होती है? पंचायत समिति हो जाएगी। बताइएगा पंचायत समिति का सचिव क्या कहलाता है? प्रखंड विकास पदाधिकारी हो जाएगा पंचायत समिति का सचिव। बताइए ब्लॉक और जिला स्तर पर अध्यक्षों का निर्वाचन किस रूप में होता है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। बताइए ग्राम पंचायत के बैठक के लिए कितने सदस्यों की उपस्थिति होनी अनिवार्य है? 1/3 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। बताइए पंचायती राज की सबसे बड़ी संस्था कौन सी होती है? जिला परिषद हो जाएगा। और इसका चेयरमैन कौन होता है? जिलाधिकारी हो जाएगा। जिलाधिकारी। बताइए जिला परिषद का मुख्य कार्य क्या होता है? समन्वय एवं पर्यवेक्षण हो जाएगा। बताइए स्थानीय संसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? जिला परिषद के हो जाएंगे। बताइएगा किन किन राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हो जाएगा। बताइएगा पंचायती स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम सेवक के द्वारा किया जाता है। बताइए द्विस्तरीय संरचना का सुझाव किस समिति के द्वारा दिया गया था? अशोक मेहता समिति के द्वारा। कब दिया गया था? 1977 में दिया गया था। बताइएगा पंचायती राज चुनाव में SC ST आरक्षण और टैक्स कर लगाने की सिफारिश किस समिति के तहत की गई थी? अशोक मेहता समिति के द्वारा ही की गई थी। बताइए 4 स्तरीय संरचना का सुझाव पंचायती राज में किसके द्वारा दिया गया था? PV के राव समिति के द्वारा दिया गया था। किस समिति के द्वारा दिया गया था? PV के राव समिति के द्वारा। बताइएगा पंचायती राज व्यवस्था के खिलाफ कौन से व्यक्ति थे? BR अम्बेडकर हो जाएंगे जो पंचायती राज व्यवस्था के खिलाफ थे। बताइए ग्राम सभा का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 40 में। अनुच्छेद 243 के 1 में है, A में है। और पंचायतों का गठन 243 के B में हो जाएगा। अब बताइएगा पंचायतों का चुनाव का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में? 243 के K में हो जाएगा। तो SPD का जो सामान्य अध्ययन था वो समाप्त कर दिया गया है। अब एडुटेरिया का बिहार स्पेशल स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा बिहार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री वर्तमान में बताइएगा बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से मना कर दिया है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। बताइएगा पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार में किस क्षेत्र में अत्यधिक पाया गया है? पटना और गया में पाया गया। बताइएगा बिहार में बरौनी रिफाइनरी किस देश के सहयोग से बनाई गई है? सोवियत संघ रूस के सहयोग से बनाई गई है। बताइए बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है कहाँ पे? सोनपुर में आयोजित होता है। बताइए किस स्थान पर कोसी नदी गंगा में मिल जाती है? कुर्सेला, कटिहार के कुर्सेला में मिल जाती है। बताइए विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में? भागलपुर में हो जाएगा। बताइएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई थी? धर्मपाल के द्वारा। औदंतपुरी की गोपाल के द्वारा। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। बताइएगा बिहार में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में जीविका ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। सितंबर 2018 तक गठित स्वयं सहायता समूह में अनुमानित कितनी
संख्याएं थी? 8.17 लाख हो जाएगी। बताइए किसान क्या करें किसके द्वारा लिखी गई है? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। बताइए मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था? मौलाना मजरुल हक के द्वारा प्रकाशित किया गया था। बताइए पटना युवक संघ की स्थापना कब की गई थी? 1927 में की गई थी। और बताइएगा बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? 1912 में अलग हुआ था। बताइए बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था? 1936 में अलग हुआ था। बताइएगा पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? स्थूल भद्र हो जाएंगे, स्थूल भद्र थे। बताइए किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? उदयन। और पाटलिपुत्र नगर की स्थापना भी उदयन के द्वारा ही की गई थी। बताइएगा 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? CR दास। और CR दास किसके राजनीतिक गुरु थे? सुभाष चंद्र बोस के हो जाएंगे। बताइए आजाद हिंद सरकार का गठन कब किया गया था? 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले प्रश्न को प्रस्तुत किया था? राजकुमार शुक्ल। और राजकुमार शुक्ल किस गांव से संबंधित? मुरली भारवा गांव से हो जाएंगे। बताए जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की थी? SN हल्दर के द्वारा की गई थी। SN हल्दर के द्वारा की गई थी जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? RN माधवकर। और यह कहाँ हुआ था? बांकीपुर बिहार में हुआ था। बताइएगा भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगिरी में हुई थी। बताइएगा बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा स्वीकार कब किया गया था? 1885 में किया गया था। बताइए बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना था? 1912 में बना था। बताइए चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसके द्वारा दिया गया था? राजकुमार शुक्ल के द्वारा दिया गया था। बताइए बिहार सोशलिस्ट पार्टी की गठन कब हुआ था और किसके द्वारा की गई थी? जयप्रकाश नारायण के द्वारा की गई थी। बताइएगा कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह में शामिल हुए थे? आरा से हो जाएंगे। और बताइए फैजाबाद से कौन थे? 1857 अहमद उल्ला हो जाएंगे। और रायबरेली से खान बहादुर खान हो जाएंगे। बताइएगा नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध में सरकार का विरोध किया था? चौकीदारी कर के विरोध में। बताइएगा बिहार किसान सभा से कौन व्यक्ति जुड़े हुए थे? स्वामी सहजानंद जुड़े हुए थे। बताइए किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था? 2000 में। झारखंड बिहार से कब डेट सहित बताइए कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। बताइएगा एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना है? 1912 में। बताइएगा पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमा बंद है? 9 जिलों से सीमा बंद हो जाएगा। बताइएगा एक भारतीय राज्य के बिहार के कौन से हिस्से भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत सबसे पुराना है? खड़गपुर की पहाड़ी हो जाएगी। तो एडिटोरिया का जो बिहार स्पेशल था वो समाप्त कर दिया गया। अब आगे का होमवर्क हमारे बीच में शशिकांत जी आएंगे, वही उनके द्वारा लिया जाएगा। तो आशा करते हैं आप सभी लोग होमवर्क पूरा पढ़ के आए होंगे और आगे का जो लुसेंट बच गया और उसके बाद एसपीटी का करंट अफेयर वो मेरे द्वारा करवाया जाएगा। आप लोग अच्छे से जवाब देने का प्रयास कीजिएगा और क्वेश्चन को सुनने का अच्छा से प्रयास जरूर कीजिएगा। तो शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री से। बताइएगा हिस्ट्री में कुछ संबंधित घटनाएं हैं किन्हीं लोग से, जो घटनाएं जब पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं वही घटनाएं अभी पढ़ेंगे फिर से। बता दीजिएगा कि सेशन जज किंग्सफोर्ड का हत्या कौन किया था? हत्या करने का प्रयास कौन किया था? वही खुदीराम बोस द्वारा किया था। और ये कब किए थे? 1908 में किए थे। ठीक है। और बता दीजिए इनको किस स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था? इनको ये बेनी रेलवे स्टेशन पर इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। बताइएगा खुदीराम बोस को फांसी कब दे दिया गया? 1908। सही जवाब है 11 अगस्त 1908 को इनको फांसी दे दिया गया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बताइएगा कि दक्षिणेश्वर बम कांड तथा काकोरी डाक डकैती से कौन संबंधित थे? कौन व्यक्ति? ये राजेंद्र लाहौरी हो जाएंगे। और इनको गिरफ्तार इन्हीं सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। और इनको फांसी कब दे दिया गया था? 17 दिसंबर 1927 को इनको फांसी दिया गया था। और किस जेल में दिया था फांसी? गोंडा की जेल में। गोंडा जेल में इनको फांसी दे दिया गया। सही जवाब हो जाएगा। अब बताइए अगला क्वेश्चन है कि काकोरी ट्रेन डकैती घटना कब हुआ था? 11 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925 हुआ था। 9 अगस्त 1925 क्या था? बताइएगा कि इसमें जो एक मुस्लिम को गिरफ्तार किया गया था वो कौन थे? ठीक है अशफाक उल्लाह खान को। और इनको जो फांसी कहाँ पे दे दिया गया? फैजाबाद में फांसी दिया गया था। और किस डेट को दिया गया? डेट बताइएगा इसका। 19 दिसंबर 1927 को फांसी दे दिया गया। सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन बताइएगा कि माइकल ओ डायरेक्ट हत्या कौन किया था? उधम सिंह द्वारा गोली मार दिया। कब मारा गया था? सही जवाब है 13 मार्च 1940 को गोली मार के हत्या कर दिया गया था। और बताइए किस जगह पे गोली मारे थे? सही जवाब है किंगस्टन हॉल लंदन में इनको गोली मारा गया था। बताइएगा इस अपराध के लिए उधम सिंह को फांसी कब दे दिया गया था? 31 जुलाई 1940 को फांसी दिया गया। ठीक है, पेंटन विले नाम की जगह जेल में, क्या बोले, हाँ जेल में फांसी दे दिया। सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिए भगत सिंह को ना किस हत्याकांड के विरोध में फांसी की सजा हुआ था? सौंडर्स हत्याकांड। ठीक है, बताइए सौंडर्स हत्याकांड हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए भगत सिंह ने केंद्रीय विधानसभा में बम कब फेंके थे? ये 8 अप्रैल 1929 में फेंके थे। सही जवाब हो जाएगा। और इनके साथ एक और कौन थे? बटुकेश्वर दत्त, दोनों मिलकर फेंके थे। सही जवाब हो जाएगा। तो बताइए अगला क्वेश्चन है भगत सिंह को फांसी कब दे दिया गया था? 23 मार्च 1931 को। किस जगह फांसी पड़ा था इनको? लाहौर जेल में दिया गया था। लाहौर जेल में दे दिया गया। सही जवाब है। बता दीजिएगा एक और व्यक्ति थे जिनको सौंडर्स केस की हत्या में सजा हुआ था, वो कौन हो जाएंगे? ये सुखदेव को ही दिया गया था। और इनको गिरफ्तार कब किया गया? सुखदेव को 15 अप्रैल 1929 को गिरफ्तार किया गया। और इनको फांसी भी भगत सिंह के साथ ही दे दिया गया था। 23 मार्च 1931 को दिया गया था। और शहीद दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 23 मार्च को मनाते हैं। और एक 30 जनवरी को ही मनाते हैं, क्योंकि 30 जनवरी कौन शहीद हुए थे? महात्मा गांधी शहीद हुए थे, उनके यादगार में भी मनाया जाता है। बताइए अगला क्वेश्चन है भगत सिंह के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले कौन थे? और बटुकेश्वर दत्त थे। ठीक है, और इनको कौन सा सजा मिला था? आजीवन कारावास सजा दिया गया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा चंद्रशेखर आजाद जो थे ना, शहीद कहाँ पे हुए थे? ये अल्फ्रेड पार्क। ठीक है, अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में शहीद हुए थे। और इनका शहीद का तिथि क्या हो जाएगा? तिथि डेट बताइए इनका। 27 फरवरी 1931 को शहीद हो गए थे। बताइए काकोरी ट्रेन डकैती से कौन व्यक्ति संबंधित थे जिनको पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार ने इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 30,000 रुपया का जुर्माना? ये चंद्रशेखर आजाद के लिए पुरस्कार घोषित किया हुआ था 30,000 रुपया का। ठीक है, और बताइए ना चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कैसे हुआ था? ये खुद को गोली मार कर शहीद हुए। जब ये अंग्रेजों से लड़ते समय इनका लास्ट गोली बचा था तो क्या क्या अपने आप को शूट कर लिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा मास्टर अमीन चंद को फांसी कब दिया गया था? इसको दिया गया 8 मार्च 1915 को फांसी दे दिया गया था। ठीक है, बताइएगा इसको फांसी दिया गया था किसके हत्याकांड के विरोध में दिया गया था? लॉर्ड हार्डिंग की हत्या करने के आरोप में दिया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा दिल्ली षड्यंत्र केस एवं लाहौर बम कांड से कौन संबंधित है? ये अवध बिहारी बोस संबंध जाएगा। और अवध बिहारी बोस को फांसी कब दिया गया था? इसको भी 8 मई 1915 को ही फांसी दे दिया गया था। बताइए प्लेग अधिकारी रैंड और आयर्स की गोली मार के कौन हत्या किया था? सही जवाब है दामोदर चापेकर द्वारा किया गया था। चापेकर बंधु थे दोनों। और बताइए कब यह हत्या कब किए थे? सही जवाब है 22 जून 1897 को हत्या कर दिए थे। बताइएगा कि यूरोपियों की प्रथम राजनीतिक हत्या कौन हो जाएगा? यही रैंड एवं आयर्स पहला हत्या था ना, यही पहली राजनीतिक हत्या किया गया था। बताइएगा आप लोग इसको फांसी कब दिया गया था दामोदर चापेकर को? 18 अप्रैल 1898 में ही इसको फांसी दे दिया। 1 साल बाद फांसी दे दिया गया था। बताइए कर्जन बाली को गोली मार हत्या कौन किया था? ये मदन लाल ढींगरा के द्वारा। कब किया था? ये 1 जुलाई 1909 को किया था। सही जवाब है। और मदन लाल ढींगरा को फिर क्या सजा मिला था? फांसी की सजा मिला। और कब मिला था? ये 16 अगस्त 1909 को दिया गया था। ठीक है, बता दीजिए आप लोग है किसने जो काला पानी की सजा के सिलसिले में अदन में आमरण अनशन करने लगा था? ये वासुदेव बलवंत खारके जो क्या किए थे? आमरण अनशन पे बैठ गए थे। सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है जैक्सन का हत्या कौन किया था? अनंत कानहारे के द्वारा किया गया था। अनंत कानहारे। ठीक है, अनंत लक्ष्मण कानहारे पूरा नाम हो जाएगा उसका। और बताइए इसको फांसी कब दिया गया था? 19 अप्रैल 1910 को फांसी दे दिया गया था। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चट्टगांव शस्त्रागार से कौन संबंधित है? ठीक है, मास्टर यानी कि सूर्य सेन, उन्हीं को मास्टर भी कहा जाता है। और बताइए सूर्य सेन को फांसी पर कब लटका दिया गया? 34 में लटका दिया। 12 जनवरी 1934 को लटका दिया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइए 23 दिसंबर 1930 ईस्वी को पंजाब के गवर्नर पर गोली चलाने के आरोप में किसको गिरफ्तार किया गया था? हरकिशन को गिरफ्तार कर लिया गया। और हरकिशन को फांसी कब मिला था? 9 जून 1931 को दे दिया गया था। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा दिसंबर 1931 को त्रिपुरा के कलेक्टर CGV स्टीवेन को उसके बंगले पर गोली कौन मारा था? महिला शांति घोष एवं सुनीता चौधरी द्वारा मारा गया था, जो 1932 में 1932 उसके बाद इसको फांसी के साथ दे दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा मिदनापुर के जिला मजिस्ट्रेट बर्ज पर गोली कौन चलाया था? वज्र किशोर चक्रवर्ती के द्वारा चलाया गया था। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि
सोलापुर थाने पर हुए हमले का अभियोग लगा किसको बंदी बना गया था? सोलापुर थाने पर हुए हमले पर अभियोग बनाकर जो बंदी बनाया गया था, जगन्नाथ सिंधे को बंदी बनाया गया था। बताइए, साइमन कमीशन का विरोध करने पर किस पे लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किया गया था और लाला लाजपत राय का मृत्यु फिर कब हो गया था? 17 नवंबर 1928 को इसका मृत्यु लाला लाजपत राय का मृत्यु हो गया था। तो आज हिस्ट्री का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनना था सभी करवा दिया गया। चल रहे हम लोग पर्यावरण की ओर। बताइएगा, पर्यावरण से क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा उत्पन्न प्रदूषण को क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, मानवीय क्रिया द्वारा पर्यावरण में डाले गए रासायनिक एवं जैविक कचरे को क्या कहते हैं? एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण ही कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, बताइएगा, उत्पत्ति स्रोत के आधार पर प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन हो जाएगा? एक प्राकृतिक प्रदूषण हो जाएगा और एक मानवीय प्रदूषण हो जाएगा। एक कृत्रिम प्रदूषण को कह सकते हैं, जो मानव द्वारा बनाया कुछ भी किया था उसको कृत्रिम कहा जाता है। सही जवाब है। बताइए, प्राकृतिक प्रदूषण का उदाहरण बताइए आप लोग। भूकंप हो जाएगा, जैसे ठीक है, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, जैविक पदार्थ सड़ने करने, ये सभी जो प्रदूषण होता है प्राकृतिक प्रदूषण कहा जाता है। अब बताइएगा, जैसे मानव प्रदूषण का उदाहरण क्या हो जाएगा? गैस व धूम, उष्मा, यही सभी कारण जो होता है जो मानवीय प्रदूषण का उदाहरण हो जाएगा। बताइए, स्वरूप के आधार पर प्रदूषण कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार के होता है, प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषण। बता दीजिए आप लोग, जो है वे प्रदूषक जो मूल स्वरूप में रहकर प्रदूषण फैलाता है उसको प्राथमिक प्रदूषक कहा जाता है। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? डीडीटी हो जाएगा, CO2, CO प्लास्टिक, ये सभी क्या है? प्राथमिक प्रदूषण का उदाहरण हो जाएगा। अब बताइएगा, प्राथमिक प्रदूषक की वातावरणीय पदार्थों से अंतरक्रिया से उत्पन्न प्रदूषण क्या कहते हैं? उसको द्वितीय प्रदूषक कहा जाता है। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? ठीक है, ओजोन हो जाएगा, यानी O3, सल्फर, ठीक है, H2SO3, H2SO4, यही सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि ठोस कणिका प्रदूषण क्या क्या हो जाएगा? ठोस कणिका प्रदूषण का उदाहरण एरोसोल हो जाएगा, धूमकण, औद्योगिक, ये सभी हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीव द्वारा अपघटित होकर अपने विषाक्त प्रभाव को खो देता है उसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक अपघटनीय प्रदूषण कहा जाता है। उसको अपघटनीय प्रदूषण कहा जाता है। जैसे बाहित मल, ये सभी अपघटनीय प्रदूषण होता है। बताइएगा, ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीव द्वारा अपघटित नहीं हो पाते उसको क्या कहते हैं? अनअपघटनीय प्रदूषण। उसको अनअपघटनीय प्रदूषक कहा जाता है। बताइए, प्रदूषक को जो है ना किसके द्वारा दो वर्गों में जैव अपघटनीय एवं अनअपघटनीय में विभाजित किया गया था? ओडम के द्वारा किया गया था, 1971 में किया गया था। ठीक है, बताइएगा, जब मानवीय अथवा प्राकृतिक कारणों से गैसों की निश्चित मात्रा एक अनुपात में अवांछनीय परिवर्तित हो जाता है या वायु में इन गैसों के अतिरिक्त कुछ अन्य विषाक्त गैस या कणिकाएं पदार्थ मिलाए जाते हैं तो उसको कैसा प्रदूषण होता है? वो वायु प्रदूषण हो जाता है। सही जवाब हो जाएगा। मतलब वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक क्या हो जाएगा? लाइकेन हो जाएगा। सही जवाब है, लाइकेन हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिए आप लोग, लाइकेन जो है लाइकेन का निर्माण किससे होता है? शैवाल तथा कवक के द्वारा क्या होता है? सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उन्मूलन के उद्देश्य से संसद द्वारा जो है ना वायु अधिनियम कब लागू किया गया था? 1981 में आया था, 1981 में लाया गया था। ठीक है, बताइएगा, वायु प्रदूषण के उनके स्रोत के आधार पर कितने वर्गों में विभाजित किया गया? दो वर्गों में विभाजित किया गया। एक हो जाएगा आपको गैसीय वायु प्रदूषण, उसके बाद कणिका वायु प्रदूषण हो जाएगा। मतलब गैसीय वायु प्रदूषण का उदाहरण क्या क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सभी गैसीय वायु प्रदूषण का उदाहरण है। सही जवाब है। बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन जो है इसका जो है उत्पाद क्या है? किसका उत्पाद हो जाएगा ये? इससे कौन सा प्रदूषण फैलता है? CO2 एवं CO2 एवं CO, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि एरोसोल कैन तथा रेफ्रिजरेटर से कौन सा प्रदूषण फैलता है? ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। सही जवाब है। बताएगा, सूती वस्त्रों के व्यंजन से कौन सा प्रदूषण फैलता है? क्लोरीन हो जाएगा, क्लोरीन नामक प्रदूषण उत्पन्न होता है। बताइएगा, ग्लिसरॉल या तेल के ताप द्वारा वियोजन कौन सा होता है? किस प्रदूषण का? अल्डेहाइड हो जाएगा, अल्डेहाइड हो जाएगा। ठीक है, बताइए, कौन जो हवा से भारी, जल में अघुलनशील और गंधहीन, स्वादहीन एवं रंगहीन गैस होता है? कौन सा गैस? कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। ठीक हो, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। बताइए, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करता है? ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। बताइए, सभी वायु प्रदूषण में जो है ना कार्बन मोनोऑक्साइड का भाग कितना प्रतिनिधित्व करता है? 50% प्रतिनिधित्व करता है। तो पर्यावरण का भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न था उसको भी देख लिया गया। चल रहे हैं संविधान की ओर। बता दीजिए आप लोग, जो है कौन सा अनुच्छेद जो है ना लागू होने के बाद
मतलब आपातकाल लागू होने के बाद अनुच्छेद 19 को स्वतः कौन समाप्त कर देता है? ये अनुच्छेद 358 स्वतः समाप्त कर देता है। ठीक है, और बता दीजिए सभी मूल अधिकार, कौन सा अनुच्छेद सभी मूल अधिकार जैसे राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबन किया था वो किसमें है? ये 359 में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए अनुच्छेद 358 को किस आपात के द्वारा लगाया जा सकता है? केवल जब बाह्य आपात लगता है तभी अनुच्छेद 358 को लगाया जा सकता है, और अनुच्छेद 359 को राष्ट्रपति दोनों के समय में लगा सकते हैं। ठीक है, बताइए अनुच्छेद 358 का पूरे देश में लग सकता है या नहीं लग सकता है? ये पूरे देश में लगाया जाता है, और 359 जो है कुछ भागों में ही लगाया, जब कुछ भागों में मतलब जहाँ चाहे राष्ट्रपति उसके द्वारा ही लगाया जाता है। ठीक है, बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, दूसरी बार आपातकाल की उद्घोषणा कब हुआ था? 3 दिसंबर 1971 को किया गया था, और किस युद्ध में हुआ था ये? सही जवाब है भारत और पाकिस्तान युद्ध के बाद घोषणा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा, तीसरी बार आपातकाल की घोषणा कब हुआ था? 26 जून 1975 को हुआ था, और ये किसके द्वारा किया गया था घोषणा? ये इंदिरा गांधी के द्वारा जो है आंतरिक गड़बड़ी के कारण कर दिया था, और इसी के कारण जो है ना अभी मोदी सरकार के द्वारा 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा कर दिया गया। और पूछेगा कि तीसरा बार लागू कब हुआ? 26 जून 1975 को ये आपात लागू किया गया था। बताइए दूसरी तथा तीसरी उद्घोषणा को कब समाप्त कर दिया गया था? वापस कब लिया गया? सही जवाब है 1977 में वापस ले लिया गया था। बताइएगा किस अनुच्छेद के तहत जो है ना राष्ट्रपति किसी राज्य में यह समाधान हो जाने पर कि राज्य की संवैधानिक तंत्र विफल है तो राष्ट्रीय आपात लगाता है? राष्ट्रपति शासन लगाता है। 356 के तहत लगाते हैं। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, राज्य में आपात की घोषणा के बाद संघ का मतलब संघ किस कार्य को छोड़कर ना राज्य प्रशासन के सभी कार्य संघ अपने हाथ में लेता है? किस न्यायिक कार्य को छोड़कर बाद में सभी कार्य संघ अपने हाथ में ले लेता है। ठीक है, मतलब राज्य में आपातकाल उद्घोषणा की अवधि कितने माह का होता है? कितने माह का? 2 महीना का होता है। ठीक है, अब बताइएगा इससे अधिक के लिए किसकी अनुमति लेनी होगी? ये संसद की अनुमति लेनी होगी। ठीक है, तब यह कितने महीना का हो जाएगा? 6 माह का हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा यह जो आपात राष्ट्रपति शासन है अधिकतम कितने वर्ष तक लगाया जा सकता है? 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। और बताइएगा अगर 3 वर्ष से भी अधिक लगाना हो तो क्या करना पड़ेगा? संशोधन करना पड़ेगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा सर्वप्रथम जो है ना अनुच्छेद 356 का प्रयोग कहाँ किया गया था? सही जवाब है पंजाब में किया गया था। और पंजाब में कब किया गया था इसका उपयोग? ठीक है, 20 जुलाई 1951 को किया गया था। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक समय तक अनुच्छेद 356 का प्रयोग कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर में हुआ है। सही जवाब है जम्मू कश्मीर हो जाएगा। बताइए वित्तीय आपात का चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 360 में हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा तब करते हैं जब उसे विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थिति विद्यमान है कि जिस कारण भारत में वित्तीय अस्थायित्व या साख खतरे में है। ये अनुच्छेद 360 के तहत लगाते हैं। बताइए वित्तीय आपात जो है ना की घोषणा कितने महीने के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित करना होगा? 2 माह के भीतर अनुमोदित करना पड़ता है। ठीक है, और मान लीजिए अगर उसमें लोकसभा विघटित है तो राज्यसभा को कितना दिन में करना होगा? 2 महीना में उसको स्वीकृति देना पड़ेगा। और बताइएगा नवनिर्वाचित लोकसभा अगर आता है तो उसको कितना दिन के अंदर उसको देना पड़ेगा स्वीकृति? 30 दिन के अंदर स्वीकृति देना पड़ेगा। ठीक है, तो 30 दिन हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार किस अनुच्छेद तहत किया गया? ये अनुच्छेद 370 के तहत प्राप्त है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा किस अनुच्छेद में बताया गया कि अनुच्छेद 238 के उपबंध जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित लागू नहीं होगा? ये 370 के 1 क में यह उपबंध किया गया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में बताया गया कि जम्मू कश्मीर के संबंध में भारतीय संसद की विधि बनाने की शक्ति पर क्या क्या सीमाएं लागू होगी? अनुच्छेद 370 1 के ख में। अनुच्छेद 370 के 1 के ख में बताइए किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारतीय संविधान के 2 ही अनुच्छेद जम्मू कश्मीर के संविधान में लागू होगा? ये अनुच्छेद 371 ग में। और वो अनुच्छेद कौन कौन हो जाएगा? अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 ही लागू होगा। अब बताइए किस अनुच्छेद में यह बताया गया कि अनुच्छेद 1 तथा अनुच्छेद 370 के अलावा भारतीय संविधान के अन्य अनुच्छेद जम्मू कश्मीर में किसी भी प्रकार का लागू हो सकता है? ये अनुच्छेद 370 के 1 के घ में कहा गया है। तो जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न था संविधान का उसको भी देख लिया गया। अब चलने साइंस की और साइंस में अच्छा टॉपिक आज दिया गया है। बता दीजिए आप लोग है गीले गोबर के सड़ने पर कौन सा ज्वलनशील गैस निकलता है? ये मीथेन गैस बनता है। और मीथेन गैस का सूत्र क्या हो जाएगा? CH4 हो जाएगा। सही जवाब है। और बताइए अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस संयंत्र में शेष रहे पदार्थ का उपयोग किस रूप में करते हैं? जी ठीक है, कार्बनिक खाद यानी कि जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। बताइएगा प्रोड्यूसर गैस जो किसका? CO+N2 का मिश्रण हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए प्रोड्यूसर गैस में है ना मुख्यतः जो ईंधन का काम कौन करता है?
कार्बन मोनोऑक्साइड करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड करता है। बताइए इसमें जो है ना, इसमें नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? 70% पाया जाता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड कितना परसेंट? ये 25% पाया जाता है। सही जवाब है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है? 4% पाया जाता है। बताइएगा कि प्रोड्यूसर गैस का ऊष्मीय मान कितना होता है? 1100 से 1750। ठीक है, 1100 से 1750 किलो कैलोरी प्रति केजी हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जल गैस किसका मिश्रण होता है? CO+H2 हो जाएगा जल गैस। ये सब पूछता है, ध्यान रखिएगा। CO+H2 हो जाएगा। बताइए जल गैस में हाइड्रोजन कितना परसेंट होता है? 49% हाइड्रोजन होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड कितना परसेंट? ये 45% हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट? 4.5% रहता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा रक्त तप्त कार्बन का जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? जल गैस प्राप्त होता है, जल गैस प्राप्त होता है। और इसको क्या कहा जाता है? भाप अंगार भी कहा जाता है। बता दीजिए आप लोग जल गैस का जो है ना उसमें मान कितना होता है? 2500 से 2800। सही जवाब 2500 से 2800 किलो कैलोरी प्रति केजी हो जाएगा। ठीक है, 2500 से 2800 किलो कैलोरी प्रति केजी हो जाएगा। बता दीजिए आप लोग है जल गैस का उपयोग हाइड्रोजन एवं एल्कोहल के निर्माण में किस रूप में किया जाता है? अपचायक के रूप में किया जाता है। अपचायक के रूप में किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा, अपचायक के रूप में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। बताइए कोयले के भंजन आवाज से बनाया जाने वाला गैस कौन हो जाएगा? कोयले के भंजन एवं आसमान से बनाया जाने वाला गैस कोल गैस हो जाएगा। ठीक है, और बताइए कोल गैस कैसा गैस होता है? रंगहीन एवं तीक्ष्ण गंध वाली गैस होता है। बताइए इसमें जो है हाइड्रोजन कितना परसेंट होता है कोल गैस में? 54% होता है। और मीथेन कितना परसेंट होता है? 35% मीथेन हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड 11% होता है। हाइड्रोजन 5% और CO2 3% होता है। बताइए ईंधन का ऊष्मीय मान उसके किस पर निर्भर करता है? कोटि पर निर्भर करता है। कोटि पर निर्भर करता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए अल्कोहल को जब पेट्रोल में मिला दिया जाता है तो क्या कहते हैं? उसको पावर अल्कोहल कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा, पावर अल्कोहल कहा जाता है। ठीक है, बताइएगा द्रव हाइड्रोजन एवं द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग किस ईंधन में किया जाता है? ये रॉकेट ईंधन में किया जाता है। रॉकेट ईंधन में किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से सर्वोत्तम ईंधन कौन हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। और भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है? हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? उसको धातु कहा जाता है। सही जवाब है। और बताइएगा धातु सामान्यतः कैसा होता है? देखिए धातु चमकदार आकार तन्य होता है। और धातु का प्रकृति पूछेंगे तब क्षारीय होगा। धातु का प्रकृति कैसा होता है? क्षारीय हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा धातु उष्मा एवं विद्युत का क्या होता है? ये सुचालक होता है। बताइएगा विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक कौन हो जाएगा? ये चांदी हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा धातुओं के विद्युत चालकता घटता क्रम बताइए क्या हो जाएगा? घटते क्रम में सबसे अधिक चांदी होता है, उसके बाद तांबा होता है, उसके बाद एल्युमिनियम होता है, टंगस्टन में। ये क्रम ध्यान रखिएगा, क्रम पूछ सकता है। चांदी, तांबा, एल्युमिनियम और टंगस्टन हो जाएगा घटते क्रम के आधार पर। बताइएगा उच्चतम ऊष्मीय चालकता किसका होता है? चांदी का हो जाएगा, चांदी का। और बताइएगा ये क्वेश्चन और है कि उच्चतम प्रकाश परावर्तन किसका होता है? ये चांदी का ही होता है। चांदी का उच्चतम प्रकाश, सबसे अधिक प्रकाश का परावर्तन चांदी में ही होता है। और सबसे अधिक उष्मीय चालकता भी चांदी का ही होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भार, सुनिए क्वेश्चन है, भार से भार आधार पर एल्युमिनियम की चालकता कॉपर से कितना गुना अधिक होता है? 2 गुना होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा किसकी जन उष्मीय एवं विद्युत चालकता सबसे कम होता है? शीशा का सबसे कम होता है। बताइएगा धातु की ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? ये क्षारीय हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। और इसमें अपवाद में एक है जिसका अम्लीय होता है, वो कौन हो जाएगा? ठीक है, क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3। ये क्रोमियम ऑक्साइड जो क्या होता है? ये अम्लीय होता है इसका प्रकृति। ठीक है, बताइएगा एल्युमिनियम, जिंक एवं पीबी जो है कि ऑक्साइड कैसा होता है? ये उभयधर्मी हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धातुएं प्रायः तनु अम्लों से हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन को क्या करती है? ये विस्थापित करती है। ठीक है, बताइएगा सबसे हल्का धातु कौन हो जाएगा? लिथियम हो जाएगा। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है सबसे भारी धातु कौन हो जाएगा? ये ओस्मियम है। सही जवाब है। और सबसे कठोर धातु कौन होता है? ये क्रोमियम होता है। धातु पूछे सबसे कठोर धातु क्रोमियम दिया हुआ, क्रोमियम हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा कौन सा तनु हाइड्रोजन अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? ये तांबा हो जाएगा। तांबा जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। बता दीजिए धातुओं का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा?
ये भूपर पट्टी हो जाएगा, भूपर पट्टी यानी कि पृथ्वी का सतह हो जाएगा। मतलब भूपर पट्टी में मिलने वाला धातु में एल्युमिनियम कितना परसेंट होता है? एल्युमिनियम 7% होता है, ठीक है। और बताइए लोहा कितना परसेंट होता है? 4%, 4 से 5% होता है, सही जवाब है। बताइए कैल्शियम कितना परसेंट होता है? 3% होता है, भूपर पट्टी में पाया जाता है, सही जवाब है। बताइए भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं? खनिज कहा जाता है, खनिज कहा जाता है, ठीक है। बताइए किस प्रक्रिया में कुछ खनिज जल को अवशोषित करते हैं, प्रसारित होते हैं और परिवर्तित हो जाते हैं? ये जलयोजन की प्रक्रिया में हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा वे खनिज जिससे धातु को सुगमता पूर्वक तथा लाभकारी रूप से निष्कर्षण किया जाता है, वो क्या कहलाता है? वो अयस्क कहलाता है, सही जवाब है, अयस्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण तथा परिष्करण में सम्मिलित विभिन्न प्रक्रम को क्या कहते हैं? धातु कर्म कहा जाता है, धातु कर्म कहा जाता है, सही जवाब है। बताइए अयस्कों में मिली अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं? गैंग कहा जाता है, ठीक है, गैंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बता दीजिए, अगला क्वेश्चन अयस्क में मिले गैंग को हटाने के लिए बाहर से मिलाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? उसको फ्लक्स कहा जाता है, सही जवाब फ्लक्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बताइए गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बने पदार्थ क्या कहलाता है? ये धातु मल कहलाता है, सही जवाब है, धातु मल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बताइएगा किस प्रक्रिया में धातु के अयस्क को उसके द्रव्यमानांक से नीचे के ताप पर गर्म करते हैं ताकि अयस्क में मिले बाष्पीकरण अशुद्धियां दूर हो जाए? ये निष्पादन की विधि द्वारा किया जाता है। अब बताइए किस प्रक्रिया में धातु के अयस्क को गर्म हवा की उपस्थिति में उसके द्रव्यमानांक से नीचे के ताप पर गर्म करते हैं ताकि उसमें मिले अशुद्धियां ऑक्सीकृत हो जाए? ये भर्जन विधि द्वारा किया जाता है, ठीक है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कार्बोनेट अयस्क को किस विधि द्वारा धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है? निष्पादन विधि द्वारा, निष्पादन। और बताइए सल्फाइड अयस्क को किस विधि द्वारा किया जाता है? ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, यह भर्जन विधि द्वारा किया जाता है। बताइएगा गलित लवणों के विद्युत अपघटन के दौरान शुद्ध धातु जो है किस पर निक्षेपित होता है? ये कैथोड पर निक्षेपित हो जाता है, कैथोड पर। बताइएगा पोटेशियम का खोज कौन किया था? ठीक है, हम्फ्री डेवी के द्वारा पोटेशियम का खोज किया गया। तो केमिस्ट्री का भी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था सभी को करवा दिया गया। अब चल रहे हैं हम लोग बायोलॉजी की ओर। बायोलॉजी में अच्छा टॉपिक आ जाए। बताइएगा घोंसला बनाकर रहने वाला एकमात्र सांप क्या जाएगा? ये किंग कोबरा, बहुत बड़ा होता है ये किंग कोबरा, नागराज हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अब बताइएगा किंग कोबरा का भोजन क्या होता है? अन्य सांप, दूसरा सांप, यानी कि ठीक है धामन को खा जाता है, सब सांप को पकड़ के खाता है, सांप को खाता है। मतलब विश्व का एकमात्र जहरीला छिपकली कौन हो जाएगा? जहरीला, ठीक है, हिलोडर्मा छिपकली जो कि जहरीला छिपकली हो जाएगा। बताइए समुद्री सांप किसको कहता है? हाइड्रोफिश को कहते हैं। और बताइए संसार का सबसे जहरीला सांप कहाँ हो जाएगा? ये हाइड्रोफिश है, संसार का सबसे जहरीला सांप हो जाएगा, जो कि कहाँ रहता है? समुद्र में ये रहता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन बताइए भारत का सबसे जहरीला सांप कौन हो जाएगा? करेत है, करेत सबसे जहरीला सांप हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन है देखिए कोबरा जब काटेगा ना कम 45 से 50 मिनट मतलब 1 घंटा का भी टाइम देगा, लेकिन अगर ये काट ले करे 30 से 40 मिनट टाइम देगा आपको हॉस्पिटल जाने का, उसके बाद टाइम नहीं देगा आपको। अगला क्वेश्चन है बताइए बिल बनाने वाली छिपकली कौन होती है? ठीक है, मेबू याई हो जाएगा, मेबू याई हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आएगा इसका प्रचलित नाम क्या हो जाएगा? स्किंक हो जाएगा, स्किंक इसका प्रचलित नाम हो जाएगा, सही जवाब है। बताइए सांपों के 20 ग्रंथि स्तनधारियों के किसके सदृश होते हैं? ये वसा तेलीय ग्रंथि के सदृश होता है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि पक्षी वर्ग में हृदय कितने कोष्ठक होता है? 4 कोष्ठक होता है, 2 आलिंद और 2 निलय होता है। और मानव का हृदय कितना कोष्ठक का? 4 कोष्ठक का, 2 आलिंद और 2 निलय होता है। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? आलिंद बोलते हैं, और नीचे वाले को निलय कहा जाता है, सही जवाब है। और अशुद्ध रक्त कहाँ आता है? आलिंद में आता है, दायां आलिंद में आता है, दायां आलिंद में आएगा और फिर दायां नीला में जाएगा, उसके बाद बायां नीला से बाद ऐसे जाते रहता है। आगे देखेंगे चैप्टर आएगा तब। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइएगा पक्षी में वाक यंत्र क्या हो जाएगा? नहीं होता है, शब्दिनी, वाक शब्दिनी होता है, उसको शब्दिनी कहा जाता है। बताइएगा कौवा मोर चिड़िया ये होता है, किसका उदाहरण है? ये पक्षी का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। क्या अगला क्वेश्चन बताइएगा तीव्रतम पक्षी कौन जाएगा? आवाबिल हो जाएगा, आवाबिल, तीव्रतम पक्षी आवाबिल हो जाएगा। बताइए उड़ ना सकने वाला पक्षी कौन जाएगा? ठीक है, कीवी और एमू हो जाएगा, कीवी और एमू हो जाएगा, जो कि उड़ ना सकने वाले पक्षी है। और बताइएगा सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग हो जाएगा सबसे बड़ा जीवित पक्षी, और सही जवाब है। अगला क्वेश्चन ये है कि सबसे छोटा पक्षी कौन हो जाएगा? ये हमिंग बर्ड हो जाएगा, और पीछे की ओर उड़ने वाले पक्षी यही हमिंग बर्ड ही हो जाएगा, सही जवाब है। बताइएगा जुरासिक युग का
सुनिए क्वेश्चन, जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी जो सरीसृप तथा पक्षियों के बीच का योजक करीब माना था वो कौन हो जाएगा? ये आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स हो जाएगा। देखिए अब पूछेगा किस पक्षी के मुंह में पहले दांत पाया जाता था, तो यही हो जाएगा आर्कियोप्टेरिक्स। ये जो पक्षी था इसके मुंह में दांत भी पाया जाता था, ये प्राचीन काल का ही जो विलुप्त हो चुका है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पेंगुइन चिड़िया जो है कहाँ पाई जाती है? अंटार्कटिका में पाया जाता है। ये ठंडा जगह पर रहने वाला है जो कि अंटार्कटिका में पाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। मतलब भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? कोलकाता का हो जाएगा। सही जवाब है अलीपुर चिड़ियाघर हो जाएगा, जो कोलकाता में पड़ता है। पता है विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? सही जवाब है, सही जवाब क्रूज नेशनल पार्क हो जाएगा। ये कहाँ है? सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, बताइएगा त्वचा पर जो है ना कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है? देखिए श्वेत ग्रंथि और तेलिया ग्रंथि। और श्वेत ग्रंथि से क्या निकलता है? पसीना निकलता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा स्तनधारी वर्ग का हृदय कितने चैम्बर का होता है? ये 4 चैम्बर का हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा स्तनधारी वर्ग के जीव में दांत कितने बार आते हैं? 2 बार आते हैं। और मानव में कितना दांत 2 बार आता है? 20 दांत 2 बार आता है मानव में। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा कि स्तनधारी के लाल रुधिराणु में क्या नहीं पाया जाता है? केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, अब बताइएगा इसका अब बाद कौन जाएगा? ऊंट और लामा। सही जवाब ऊंट और लामा है जिसके केंद्रक में, जिसके रुधिराणु में केंद्रक पाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा वर्ग स्तनधारी कितने उपवर्ग को बांटा गया है? स्तनधारी वर्ग कितने 3 उपवर्ग को बांटा गया है। कौन कौन हो जाएगा? प्रोटोथीरिया हो जाएगा, मेटाथीरिया हो जाएगा और यूरिथीरिया हो जाएगा। बताइए अंडा कौन देता है इसमें से? प्रोटोथीरिया अंडा देता है। सही जवाब है। और बताइएगा अपरिपक्व बच्चा का जन्म कौन देता है? मेटाथीरिया। मेटाथीरिया देता है। सही जवाब हो जाएगा। और बता दीजिएगा पूर्ण विकसित शिशु का जन्म कौन देता है? यूथीरिया। ठीक है, यूथीरिया के द्वारा दिया जाता है। बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कंगारू जो अपना बच्चा को रखता है, ठीक है, ये मेटाथीरिया में आता है। और ये किस जगह अपना बच्चा को रखता है? ये पूर्ण विकसित कहाँ से होता है इसका बच्चा? मार्सुपियल नामक थैली से होता है। इस थैली का नाम मार्सुपियल हो जाएगा। जिस थैली में बच्चे को रखता है मार्सुपियल थैली हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? ये बकरी का होता है। बकरी का होता है। और बताइए जब किसी को डेंगू हो जाता है तो किसका दूध पीने का सलाह दिया जाता है? बकरी का दूध पीने का सलाह दिया। क्या चीज? ठीक है, वो प्लेटलेट्स को तीव्रता से बढ़ाने का काम करता है। बताइए इसका औसत तापमान कितना होता है? 39 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, बताइए एकमात्र विषैला स्तनी कौन हो जाएगा? डाक बिल्ड प्लेटिपस। डक बिल्ड प्लेटिपस हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा कौन सा उत्तक है जंतु के बाहरी भीतरी या स्वतंत्र सतहों पर पाया जाता है? ये उपकला उत्तक हो जाएगा। ठीक है, उपकला उत्तक। बताइए उपकला उत्तक में किसका अभाव होता है? रुधिर कोशिकाओं का अभाव होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा उत्तक शरीर के अंतरंगों को चोट से बचाता है? ये उपकला उत्तक है। उपकला उत्तक है ना, शरीर को चोट से बचाता है, जो बाहरी उत्तक हो जाएगा। ठीक है, बताइए कौन सा उत्तक शरीर के सभी अन्य उत्तकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है? ये संयोजी उत्तक हो जाएगा। संयोजी उत्तक हो जाएगा। ठीक है, बताइए रक्त कैसा उत्तक है? ये तरल संयोजी उत्तक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बताइए नाभि रज्जु जो है कैसा संयोजी उत्तक है? ये नाभि रज्जु कैसा संयोजी उत्तक है? प्रौढ़ संयोजी उत्तक हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है, प्राणियों में कौन सा संयोजी उत्तक है जो वसा संग्रहित होता है? जिसमें एडिपोसाइट है, इसमें वसा का संग्रहित किया जाता है। सही जवाब है। बताइएगा किस उत्तक के संकुचनशील उत्तक कहते हैं? यही है पेशी उत्तक को संकुचनशील उत्तक कहा जाता है। ठीक है, संकुचनशील उत्तक का बताइए पेशी उत्तक कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, आरेखित, रेखित एवं हृदय पेशी हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिएगा किस पेशी उत्तक जो है उन अंगों के दीवार पर पाया जाता है जो अनैच्छिक रूप से गति करते हैं, उसको आरेखित पेशी पाया जाता है। ठीक है, आरेखित पेशी पाया जाता है। जैसे आरेखित पेशी कहाँ कहाँ पाया जाता है बताइए आप लोग? ये आहार नाल हो जाएगा, मलाशय, मूत्राशय, रक्त, जो कि अपना इच्छा के अनुसार नहीं होता है, उस जगह पे क्या पाया जाता है? आरेखित पेशी पाया जाता है। बताइएगा कौन सा पेशी शरीर के उन भागों में पाई जाती है जो इच्छा अनुसार गति करती है? ये रैखित पेशी। जैसे जो भी इच्छा अनुसार गति होता है वहां पे रैखित पेशी पाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए कौन सा पेशी केवल हृदय की दीवार पाया जाता है? ये हृदय पेशी केवल हृदय के दीवार पे ही पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन बताइएगा कि संरचना की दृष्टि से हृदय पेशी किस पेशी ऊतक का से मिलता जुलता है? ये रेखित पेशी से मिलता जुलता हो जाएगा। बताइए मानव शरीर में कितना मांसपेशी पाया जाता है? 639। सही जवाब है, 639 मांसपेशी पाया जाता है। बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी क्या हो जाएगा? ठीक है, ठीक है, ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस हो जाएगा, जो कुल्ला की मांसपेशी होता है। सही जवाब है। और अगला बताइएगा मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सा है? एस्टेपिडियम, एस्टेपिडियस हो जाएगा, एस्टेपिडियस हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए चेतना ऊतक किसे कहा था? किस ऊतक को कहा था? चेतना ऊतक भी कहा था, तंत्रिका ऊतक को चेतना ऊतक कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा तंत्रिका ऊतक जो है दो विशिष्ट प्रकार के कोशिकाओं का बना होता है, कौन कौन हो जाएगा वो? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन या फिर न्यूरोग्लिया के बना होता है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, जन्म के बाद जो है ना किस कोशिका में कोई विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका ऊतक के कोशिका में कोई विभाजन नहीं होता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला बात है कोशिका जो है कौन सी कोशिका है मस्तिष्क की गुहा में आश्रित करती है? ये न्यूरोग्लिया हो जाएगा। ठीक है, न्यूरोग्लिया हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए रक्त कैसा ऊतक है? ये तरल संयोजी ऊतक है। सही जवाब है। बताइए मानव शरीर में रक्त का कितना % पाया जाता है? भार का 7% पाया जाता है। सही जवाब है। बताइए रक्त का प्रकृति कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए एक वयस्क मनुष्य में औसत रक्त कितना लीटर होता है? ये 5 से 6 लीटर हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए महिलाओं में जो ना पुरुष की तुलना में कितना आधा लीटर कितना रक्त कम होता है? आधा लीटर रक्त कम हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। सही जवाब हो जाएगा। कौन कौन जाएगा? वो प्लाज्मा हो जाएगा और एक रुधिराणु हो जाएगा। बताइएगा प्लाज्मा जो है ना रक्त में कितना % पाया जाता है? कितना % भाग? 55 से 60%। देखिए मेन रूप से 55 लीजिएगा, 60 दिया है लेकिन 55 से 60% के बीच में पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है। और बताइए प्लाज्मा में कितना % भाग जल पाया जाता है? 85 से 90%। 90 दिया है, 85 से 90 याद रखिए, 90% रहता है। सही जवाब हो जाएगा। और बताइएगा अगला क्वेश्चन, प्रोटीन कितना पाया जाता है प्लाज्मा में? 7% प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन 7% पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है बताइएगा लवण कितना % पाया जाता है प्लाज्मा में? ये 0.9% लवण पाया जाता है। और ग्लूकोज कितना % होता है? ये 0.1% ग्लूकोज पाया जाता है। सही जवाब है। बताइए पच्य भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किसके द्वारा किया जाता है? ये प्लाज्मा के द्वारा ही होता है, प्लाज्मा के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है जब प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को निकाल लिया जाता है तो शेष बचे प्लाज्मा को क्या कहा जाता है? सीरम कहा जाता है। सीरम कहा जाता है। तो जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बायोलॉजी का था सभी को अच्छे से करवा दिए हैं। अब बच गया आप लोग का विविध का जो भी प्रश्न है उसको देख लेते हैं। बताइएगा ईईसी यानी कि यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? ये जनेवा में हो जाएगा, जनेवा में हो जाएगा। बताइए अफ्रीकी आर्थिक आयोग का मुख्यालय कहाँ है? ये अदिस अबाबा हो जाएगा। ठीक है, अदिस अबाबा होगा। बताइए संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का मुख्यालय कहाँ है? ये जनेवा में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा, UNHCR हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिए आप लोग जो है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? ये वियना में है, वियना में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा संयुक्त राष्ट्र व्यापार व विकास सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ है? ये जनेवा में हो जाएगा। बताइए विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष WWF का मुख्यालय ग्लांड स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। ठीक है, बताइए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय लुसाने हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा यूरोपीय कॉमन मार्केट का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? जेनेवा है। सही जवाब है। बताइए ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ये वियना में हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में हो जाएगा, पेरिस में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? ये लंदन में हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय ये जेनेवा में, जेनेवा में। और यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है? ये लग्जमबर्ग में। सही जवाब लग्जमबर्ग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय पेरिस में है, पेरिस में हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में हो जाएगा। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस कब किस वर्ष घोषित किया गया था? 2015 को घोषित किया गया था। और बताइए अंतर्राष्ट्रीय दलहन का वर्ष किसको घोषित किया गया था? ये 2016 को घोषित किया गया था। सही जवाब है। बताइए पादप स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसको घोषित किया गया था? ये 2020 को घोषित किया गया था। ठीक है, मतलब फलों एवं सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2021 को घोषित किया गया था। ठीक है, बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा यानी कि मोटे अनाज का वर्ष ये 2023 को घोषित किया गया था। और बताइए कैमलिट वर्ष किसको घोषित किया गया था? 2024 को घोषित किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइए सभी के लिए वहनीय ऊर्जा का संयुक्त राष्ट्र दशक कब घोषित किया गया था? 2014 से 2023 को घोषित किया गया था। ठीक है, बताइए
और फिर की आदिवासी के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब, अंतर्राष्ट्रीय दशक 2015 से 2024 को घोषित किया गया था। ठीक है, मतलब पोषण पर कार्यवाही का संयुक्त राष्ट्र दशक कौन था? 2016 से 2025 हो जाएगा। मतलब स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक कब घोषित किया गया था? 2022 से 2032 को घोषित किया गया। तो विविध का भी जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनना सभी को देख लिया गया। अब हम लोग चलें, लास्ट टॉपिक बच गया आप लोगों का करंट का जो टॉपिक दिया गया था, तो स्पीडी का करंट अफेयर चलाया जा रहा है। बताइएगा एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये बेंगलुरु में किया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ है? अभी ये उत्तराखंड में संपन्न हुआ। बताइएगा इसका मसाल का को क्या कहा गया? मसाल का क्या नाम था? तेजस्मणि नाम था मसाल का। सही जवाब है। बताइएगा बैंडेड रॉयल तितली की खोज कहाँ की गई है? ये त्रिपुरा में हुआ। त्रिपुरा में हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया है? ये अमित शाह के द्वारा भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया गया। सही जवाब है। बताइए ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बन गया? ये इंडोनेशिया बना है। सही जवाब है, इंडोनेशिया बन चुका है। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया 25 में? ये 78वां स्थापना दिवस मना लिया। सही जवाब है। बताइए किरण यादव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? ये स्वर्ण पदक जीता है। सही जवाब हो जाएगा, स्वर्ण पदक के साथ है ये। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि रायतू भरोसा योजना किस राज्य से संबंधित है? ये रायतू भरोसा तेलंगाना में हो जाएगा, तेलंगाना से संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पे जो है ना सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया है? ये मुंबई में शुरू किया। सही जवाब है, मुंबई में शुरू किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता है? ये अनाहत सिंह के द्वारा जीत लिया गया। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइए कौन जो है दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बना है? ठीक, इनाह केना बारो। इनाह केना बारो कैसे हो गया? ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? सही जवाब है, भुवनेश्वर ओडिशा में इसका आयोजन किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू किया है? ये नितिन गडकरी के द्वारा शुरू किया गया। सही जवाब है। बताइए गुणोत्सव 2025 का शुरुआत कहाँ किया गया? ये असम में शुरू किया गया। गुणोत्सव 2025ष असम हो जाएगा। बताइएगा इसरो के नया अध्यक्ष कौन बने हैं? अभी वी नारायण के द्वारा वी नारायण बने हैं और एक केम्मे क्रम के अध्यक्ष 11वें क्रम के अध्यक्ष हो जाएंगे। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुड़ाक्षी पोर्टल लॉन्च किया है? कर्नाटक के द्वारा लॉन्च किया गया। बताइएगा किस IIT ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है? ये ठीक है, IIT मद्रास के द्वारा किया गया। सही जवाब है। बताइए किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फट गया है? इंडोनेशिया में फटा। सही जवाब हो जाएगा। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च किया है? सही जवाब है, मध्य प्रदेश द्वारा लॉन्च किया, मध्य प्रदेश। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन की इनाम घोषित किया है? तमिलनाडु के द्वारा घोषित किया गया, तमिलनाडु में। बताइए राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? ये नई दिल्ली में हुआ है। सही जवाब हो जाएगा, नई दिल्ली में किया गया। अगला क्वेश्चन है 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया? ये गुजरात में हो जाएगा। सही जवाब गुजरात हो जाएगा। बताइए किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया है? योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। और योगी आदित्यनाथ कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो इनको बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग जो है किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्दिश को, डॉक्टर सैयद अनवर खुर्दिश को किया गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान किसका है? ये सिंगापुर का हो जाएगा। सही जवाब है, सिंगापुर का है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले केबल स्टेट रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में किया गया। और किस नदी पर हो जाएगा? चिनाब नदी पर हो जाएगा। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब का आधारशिला कहाँ रखा है? ये विशाखापट्टनम में रखा। विशाखापट्टनम कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और विशाखापट्टनम किस चट्टान से घिरा हुआ है? डॉल्फिनोज नामक चट्टान से, उसके पीछे है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है थर्ड आई एशिया फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? ये मुंबई में शुरू हुआ। सही जवाब हो जाएगा, मुंबई में शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन ये है बताइए दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ किया गया है? यह बेंगलुरु में किया गया, बेंगलुरु में किया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइए किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? ये मराठी भाषा। और मराठी कहाँ का भाषा है? ये महाराष्ट्र का भाषा हो जाएगा, मराठी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के क्रिकेट
तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? बांग्लादेश से संन्यास, बांग्लादेश से हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन है, कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है? ये भारत में किया गया। सही जवाब भारत हो जाएगा। बताइए किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू किया है? तेलंगाना के द्वारा शुरू किया, तेलंगाना पुलिस द्वारा शुरू किया गया। बताइएगा किस देश में पहला हिंद प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? श्रीलंका में किया गया, श्रीलंका हो जाएगा। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना को सौंपी गई 6ठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या होगा? बागशीर होगा, बागशीर हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? ये जम्मू कश्मीर में कर दिया गया। सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन बताइए, किसे मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया है? ठीक है, मोहम्मद फराह को नियुक्त किया गया। और आज का लास्ट सवाल यह है, किसने विकसित भारत @2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक विमोचन किया है? ये नरेंद्र मोदी के द्वारा, यानी भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पे समाप्त किया जा रहा है, और उससे पहले आप लोग के लिए एक क्वेश्चन दिया जा रहा है। इसका जवाब आप लोग कल कमेंट माध्यम से कीजिएगा। कि क्वेश्चन यह है कि एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन हो जाएगा? क्वेश्चन फिर सुनिएगा, एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है? इसका जवाब आप लोग कमेंट माध्यम से कीजिएगा। और क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। क्लास अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करिएगा, एक कमेंट जरूर कीजिएगा, और शेयर करने का काम जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत।